दोस्तों कहीं आप उनमें से तो नहीं जो रेप को प्रमोट करने वाली अल्ट बालाजी जैसी अश्लील वेब सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और किसी लड़की का रेप होने पर 2 रुपए की मोमबत्ती जलाकर नौटंकी का आंसू बहाते हैं। जिस देश में बल बुद्धि और धन के लिए दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती को पूजा जाता है, जिस देश में नारी का स्थान इतना ऊपर रखा गया है, उस देश में लड़कियों को लेके हमारी सोच इतनी घिनौनी कब से हो गई। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से हर एक 15 मिनट में एक रेप होता है और टोटल रजिस्टर्ड रेप केसेस में से मोर देन 50% रेप केसेस फॉल्स होते हैं। सो आइए दोस्तों समझते हैं यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रेप को कंट्रोल करने के लिए और कैसे फॉल्स फेमिनिज्म के जरिए भोले भाले लड़कों को फंसाया जाता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट ब्रेव एंड बोल्ड पॉडकास्ट जिसका नाम है द यूथ शो। दोस्तों अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करोगे तो अपने सराउंडिंग में होने वाली हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी को अपने पेरेंट्स से शेयर करता है। मुझे लगता है नितेश, जब हम लोग भी छोटे थे तो अपने पेरेंट्स को हर एक चीजें बताते थे कि आज स्कूल में क्या हुआ, किसने मुझे क्या बोला, सब कुछ शेयर करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें छुपाने लगते हैं, ये सोच के कहीं वो उन चीजों को लेकर डांटे नहीं हमें। और बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को भी आप देखोगे तो वो बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए डांटते रहते हैं, जिससे बच्चों में क्या माइंडसेट क्रिएट होता है कि अगर मैं पेरेंट्स से कुछ चीजें शेयर करूंगा तो मुझे डांट सकते हैं, मुझे उन चीजों को करने से रोक सकते हैं, जिससे बच्चा उन पेरेंट्स से उन चीजों को शेयर नहीं करता है। और एक चीज जो मैं रियली मिस करता हूँ इंडियन पेरेंट्स में, वो है राइट पेरेंटल एजुकेशन। जब बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में ट्रांजिट करता है, जब वो एडोलसेंस एज में एंट्री मारता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसको लेकर उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब वो क्वेश्चंस का आंसर कहां से पाएगा? अब यहाँ पे पेरेंट्स की जवाबदारी होती है कि एडोलसेंस एज में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड जैसा बिहेव करे, ताकि उनसे वो चीजें शेयर कर पाए। लेकिन बच्चा उन चीजों के आंसर के लिए कहां जाता है? अपने फ्रेंड्स के पास, इंटरनेट पे, जहां से वो डाइवर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे स्पेशली इन इंडिया बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स होंगे जो पेरेंटल एजुकेशन पे कोई बुक पढ़ते होंगे, कोई कोर्स करते होंगे, जिससे क्या होता है मालूम है क्या? घर में ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं बन पाता फ्रेंडली या ट्रस्टी, आप कह दो एटमोस्फेयर नहीं बन पाता कि बच्चा अपने प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए। और एक चीज जो रियली मिसिंग है, जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, वो है सेक्स एजुकेशन। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स झिझकते हैं इंडिया में स्पेशली अपने बच्चों को ये सब बताने के लिए। तो क्या होता है कि ये सोचते हैं बहुत सारे पेरेंट्स कि बच्चा स्कूल एंड कॉलेज में सीख लेगा, लेकिन स्कूल एंड कॉलेज में क्या होता है, सेक्स एजुकेशन के नाम पे हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, जिसे भी बहुत लोग गलत वे से लेते हैं। और कई पेरेंट्स तो ऐसा सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होकर अपने आप सीख लेगा, अपने सराउंडिंग को देख के, दोस्तों से, इंटरनेट से। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो 8 से लेकर 16 एज के बच्चे हैं उसमें से 90% किड्स पोर्नोग्राफी एटलीस्ट एक बार देख चुके होते हैं अपने एज में। अब करंट यहाँ पे करंट केस भी देख लीजिए कि जो मई मंथ में आपने बॉयज लॉकर का केस देखा रहेगा, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चे गैंग रेप की प्लानिंग कर रहे थे। और सिर्फ मेल ही नहीं, उसमें फीमेल भी थे, गर्ल्स लॉकर ग्रुप भी था। तो यहाँ पर जो एज हमारा गोल सेटिंग का होता है, स्किल नई नई चीजों को सीखने का होता है, राइट, उस एज में हम लोग अपने माइंड में किस तरह का पैटर्न बना रहे हैं, मतलब जो यूथ है वो किस तरह का पैटर्न डेवलप कर रहे हैं, जहां पर जो सेक्सुअल प्लेजर है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, राइट। तो यहाँ पर हमें इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत कम लोगों को पता होगा कि रिसर्च के अकॉर्डिंग, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, कि जो लोग ज्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं या ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें सेक्सुअल थॉट्स को एनहांसमेंट मिलती है, ऐसे लोगों का ब्रेन जल्दी श्रिंक होता है। अपने ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है ग्रे मैटर, जो आपको हेल्प करता है किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए। तो आप देखोगे जो लोग ज्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं या जो लोग इस चीजों पे ज्यादा होते हैं, उनकी मेमोराइजेशन पावर धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, बिकॉज ग्रे जो मैटर है ना वो श्रिंक होने लगता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो वो ना तो कुछ गोल अचीव कर पाते हैं, अपने करियर को लेके हमेशा ही डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे लोग बाद में डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और डिप्रेशन रेट भी आप देखोगे इंडिया में कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें स्कूल में बतानी चाहिए सेक्स एजुकेशन में, कि अगर आप ऐसी गलत गलत चीजों को देखोगे तो आपका जो करियर है वो किस तरह तबाह हो सकता है। तो बहुत ही कम ऐसे मुझे लगता है टीचर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को पता है कि माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए, सेंस जो अपने सेंसेस है उसे कैसे कंट्रोल में रखा जाए, हमारा माइंड काम कैसे करता है। तो मुझे लगता है ये सब सेक्स एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें स्कूल्स एंड कॉलेज में और पेरेंट्स को भी राइट सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ नीरज, सेक्स एजुकेशन के नाम पे मोस्टली हमें रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया जाता है, विच इज एक्चुअली बायोलॉजी, वो सेक्स एजुकेशन नहीं है। राइट, हमें बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताना पड़ेगा व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच। मतलब हर एक इंडिविजुअल का एक प्राइवेट एंड पर्सनल स्पेस होता है जिसे कोई अदर इंडिविजुअल उसे वायलेट नहीं कर सकता। राइट, स्टार्टिंग से ही बच्चों को, जो छोटे लड़के हैं उन्हें बताना चाहिए हाउ टू बिहेव विद गर्ल्स, हाउ टू टॉक टू देम, हाउ टू हैंडल फीमेल प्रॉक्सिमिटी।
पहले क्या होता था 18 ईयर्स 20 ईयर्स तक आपकी शादी हो जाती थी, तो योर सेक्सुअल डिजायर्स वेर टेकन केयर ऑफ, बट अब मोस्टली लोग शादी 30s में जाके कर रहे हैं, तो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल विद देयर सेक्सुअल डिजायर्स। हम लोग उस ट्रांजिशन के लिए अडॉप्ट नहीं हो पाए, या हमें पता ही नहीं कि उस चेंज को कैसे डील करना है। ओके, तो अब और अभी क्या हो गया कि आप लड़कियां पार्टिसिपेट करने लगी, यू नो, इन योर वर्किंग एनवायरनमेंट, फीमेल प्रॉक्सिमिटी भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको पता नहीं इमोशनली इस चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे लग रहा है कि फीमेल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कलीग्स हैं आपके अराउंड मेल्स, उनको आप प्रॉपरली यू नो बताओ कि हाउ टू लुक एट गर्ल्स इन अ गुड वे, यू नो, हाउ टू मेक देम कंफर्टेबल, यू नो, तो वो सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको ना स्कूल्स में ही, स्कूल से कॉलेज में राइट फ्रॉम द बिगनिंग बच्चों को डिफेंस वगैरह की ट्रेनिंग देनी जरूरी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि वो अपने आप को कैसे डिफेंड कर पाए ऐसे सिचुएशन में। मुझे लगता है कि अगर आप जिम को भी देखो, जिम में भी जाओगे तो जिम में भी हमेशा मेल कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, फीमेल्स कम होती है। तो ऐसा हमारा माइंडसेट है कि फीमेल्स को फिटनेस में मतलब नहीं जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, जो हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं किया उन्हें, तो उन्हें ये सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करोगे तो यू नो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें भी। और मुझे लग रहा है कि लॉ भी पता होना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि इस कंट्री में रेप के अगेंस्ट क्या क्या लॉज हैं, बिकॉज अगर लॉज पता है तो दैट विल डिटर यू नो पीपल फ्रॉम डूइंग सच क्राइम्स विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो लॉज वगैरह भी हमें स्टार्टिंग में ही लॉ की टीचिंग वगैरह देनी चाहिए विद रिलेटेड टू दिस एस्पेक्ट बेसिकली। नितेश, तुम यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉ को स्ट्रिक्ट कर देने से रेप केसेस रुकेंगे, क्योंकि अगर आप टोटल रजिस्टर्ड रेप केसेस देखोगे तो जितने भी रेप केस इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं उसमें से मोर देन 50% रेप केसेस फॉल्स होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हर एक 15 मिनट में एक रेप होता है, यानी 30 मिनट्स में 2 रेप होते हैं, और उसमें से अगर आप फॉल्स ले लोगे 50%, यानी 30 मिनट में एक आदमी को फंसाया जाता है। अब ये फंसाया कैसे जाता है, इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि रेप का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, रेप बोला किसे जाता है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, इसे आप देखिए, जिसमें पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 6, इसे आप देखिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अगर आप किसी लड़की के साथ उसके कंसेंट के साथ उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन बाद में उसने अपना व्यू चेंज कर दिया, उसने ऐसा अगर बोल दिया कि इसने मुझे धमका के, इसने मुझे धमकी दी थी, फोर्सफुली मेरे साथ किया, तो आप फंस सकते हो। उसके बाद 4th पॉइंट ये कहता है कि अगर आप ऐसे किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जिसका ऑलरेडी शादी हो चुका है, तो उस केस में भी आप फंस सकते हो, अगर वो लड़की फंसाना चाहे तो, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट ये कहता है कि अगर आप किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो ऐसे स्टेट में जब वो लड़की अपने कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, उसने अल्कोहल लिया है, टॉक्सिकेटेड है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो लड़की अगर बाद में जब उसका माइंड कॉन्शियस स्टेट में आता है, उस समय अगर उसने अपना व्यू चेंज कर दिया तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। ठीक है। तो उसके बाद 6 पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने किसी लड़की के साथ उसके कंसेंट के साथ रिलेशनशिप बनाया, लेकिन उसका एज कम है 18 से, और आपका उसके साथ मैरिज नहीं है, तो उस केस में भी आप फंस सकते हो। मतलब ये सारी चीजें विल बी कॉल्ड एज रेप। यस, तो ये सारी चीजें आपको पता नहीं चाहिए, कहीं आप ऐसा कुछ ना कर बैठो और आप रेप में फंस जाओ। नहीं होगा क्या कि आपका फैमिली का तो बदनामी हो गई, प्लस आपका करियर पूरा तबाह हो जाएगा। रिस्पेक्ट एंड ऑल, राइट। और जहां तक लॉ की बात है तो मुझे लगता है दोनों साइड इक्वल बनना चाहिए, कि अगर कोई रेप करता है उसके लिए भी एकदम स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए कि कोई कभी रेप करने का सोचे ही नहीं। और जो फॉल्स रेप केस किसी के ऊपर लगाता है, जैसे आप करंटली देखोगे चिन्मयानंद जो बीजेपी के मिनिस्टर थे फॉर्मर, उनके ऊपर रेप केस लगाया गया था, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला वो लड़की का फॉल्ट था, उसने फॉल्स रेप केस लगाया था, तो उनको जेल हुआ। अब सोचो जेल हुआ तो कितनी बदनामी हुई, क्या क्या हुआ, राइट। तो ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए दोनों टाइप का लॉ होना चाहिए। अगर कोई फॉल्स रेप केस भी लगाए तो इक्वल वहां पर दोनों तरफ से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जितने भी जितने भी जो रेप केसेस होते हैं जो ट्रू होते हैं, उसमें से मोर देन 30% रेप केसेस ऐसे होते हैं जिसमें गर्ल्स साइड से रेप केस लगाया जाता है, ये बोलकर कि जो लड़का था उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना शादी के नाम पे, लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे आप किसको फॉल्ट दोगे, लड़की को या लड़के को? तो दोनों तरफ का फॉल्ट है। तो यहाँ पे माइंडसेट का प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ पर एक चीज कहना है कि हम अपने कंट्री को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम वेस्टर्न बन रहे हैं। बाहर शादियों का कोई कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर हम शादी के बाद रिलेशनशिप बनाते हैं। हमें क्या जरूरत है कि हम शादी के पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं, राइट। तो हमें वेस्टर्न फिलोसॉफी को नहीं फॉलो करना है। हमारे यहाँ 1-to-1 रिलेशनशिप का कंसेप्ट है, वहाँ पर मैनी टू मैनी है, उनको नहीं फर्क पड़ता शादी विधि से, राइट। तो यहाँ पर मैं लिंक्डइन पे एक गर्ल ने बहुत ही अच्छा पोस्ट किया था जो मैं दिखाना चाहूंगा। पुराना पोस्ट है, फिर भी एक बार यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नेवर रिमूव योर क्लोथ टू प्रूव योर लव, गोइंग टू डेट इज ओके बट बिफोर मैरिज नेवर गो टू द बेड। और उन्होंने लिखा है इसमें, गेट अ बॉय हु कैन टेक यू टू हिज होम नॉट टू द होटल्स। सो हमें ये समझना होगा कि जो आजकल हमारे थॉट्स बन रहे बॉयफ्रेंड के, गर्लफ्रेंड के, वो सब ठीक है, एक मायने में सही है, लेकिन आप फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ शादी के बाद ही जाओ।
तो ये कहीं ना कहीं हमें सेक्स एजुकेशन में बताने की जरूरत है। yes. जिसकी, और ये नहीं होगा तो मान लो कि अगर आप गलत कोई कदम उठा लोगे तो आप फंस सकते हो रेप केस में। हो सकता है कि आपने लड़की के साथ उसके कंसेंट के साथ किया, लेकिन बाद में लड़की वालों के फैमिली ने अपना माइंड चेंज कर दिया और आपके खिलाफ केस कर दिया, तो आप तो फंस गए बुरी तरह ना। ठीक है, तो ये यूथ लोग को समझने की जरूरत है इस पॉइंट को। और मुझे लगता है कि आज ये मैंने पूरे जो स्टैटिस्टिक्स बताया, इसके पीछे का अगर आप एनालिसिस करोगे कि क्यों इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहे हैं, या शादी के पहले जो रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं, या जो भी रेप केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे बॉलीवुड जो है ये वन ऑफ द रीजन है। इसने हमारे कल्चर को बहुत हद तक डिग्रेड किया है और हमें इसे बाइकआउट करने की जरूरत है। द मेन, मुझे लग रहा है कि द मेन प्रॉब्लम विच वी वांट टू अंडरलाइन हियर इज कि हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं। ओके मुझे लग रहा है कि जो मेन जो थॉट्स हम लोग क्रिएट करते हैं वो हमारे जो बहुत सारे सोर्सेस हैं, उसके जो मेन सोर्सेस है मुझे लग रहा है कि जो 3 सोर्सेस हैं मेन है। एक है इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपका बिलीफ सिस्टम, ओके, तीसरा आपका पास्ट एक्सपीरियंस। हम लोग तीनों पे जाएंगे, बट यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ समझे कि व्हाट इज बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम बेसिकली क्या है? अगर हमको बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टॉपिक को लेके हम लोग बात करें तो हमें एड्स हम लोग देखते हैं, मैन विल बी मैन का एड। ओके, अगर वो एड में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ये क्वेश्चन करना चाहिए, व्हाई मैन विल बी मैन। हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि बिकॉज मैन मस्ट चेंज। ओके, हम लोग अगर यही बोलेंगे, मतलब अगर हम लोग बार बार ये बोलते रहेंगे कि मैन विल बी मैन, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी चेंजेस होना चाहिए वो फीमेल या वुमेन के साइड होना चाहिए, विच इज रॉन्ग। तो ये गलत मैसेज जा रहा है। ओके, एंड अगर दूसरा सोर्स मैं बोलूँ ऑफ थॉट, तो दैट इज पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस में मतलब ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल कंसेप्ट हो गया, आपको इनकारनेशन एंड ऑल पे बिलीव करना पड़ेगा। तो उस पर हम लोग डिफरेंट या अलग पॉडकास्ट बना देंगे स्पिरिचुअलिटी पे। थर्ड सोर्स ऑफ थॉट है वो है इंफॉर्मेशन, वो मेजर सोर्स है, उसको हम लोग थोड़ा डीप में कवर करते हैं कि बेसिकली इन्फॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड में। जो भी हम लोग देखते हैं, हमारे आसपास परसीव करते हैं, लोगों से बात करते हैं, दैट इज ऑल इन्फॉर्मेशन। वही हमारे माइंड में जाता है, वही थॉट बनाता है, उसी से हमारा एक्शन एंड कैरेक्टर बिल्ड होता है। ओके, तो अगर हम लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं वो होता है टीवीज, वेब सीरीज, मूवीज, बॉलीवुड। अभी बॉलीवुड ने अब अगर देखोगे तो बॉलीवुड ने इतना कचरा फैला के रखा है, ओके, कि कोई भी स्वच्छ भारत अभियान आप चलाओ, वो कचरा साफ नहीं हो सकता। आपको 10 मोदी जी आएंगे वो भी साफ नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कचरा फैला है। मैं किस कचरे की बात कर रहा हूँ कि बॉलीवुड में ना वुमेन को बहुत ही बुरी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, एज ए टूल यूज करते हैं, टू गेन कैश, टू गेन मनी, एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। एग्जैक्टली, बहुत ही बुरी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। अभी मुन्नी बदनाम है, शीला की जवानी, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, ओके, मैं तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटका ले सैया अल्कोहल से। मतलब अगर आप ये सब गाने बनाओगे, इतने बुरी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करोगे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि बंदा आएगा अल्कोहल पी के, एंड वो फिर आपको असॉल्ट करेगा, वो फिजिकली आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं उसका ये मेन कल्प्रिट यही सारी चीज़ें, वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे माइंड में भरी जा रही है। ओके, तो अभी अगर आप अगर देखोगे तो अभी जो मूवीज आई थी रिसेंट में, अगर कबीर सिंह देखोगे तो कबीर सिंह का बहुत ही बुरा इन्फ्लुएंस हुआ है बच्चों पे। मैंने इसका लाइव एग्जांपल देखा है, हमारा जो लेक्चर्स होते हैं उसमें भी वन ऑफ द स्टूडेंट ने या कि कबीर सिंह लिख के रखा था उसने, तो दैट इज द इम्पैक्ट। मतलब वो मूवी में लिटरली मेल डोमिनेंस किस लेवल का दिखाया, और लोगों ने पता नहीं क्यों प्रेस किया उस मूवी को। इंडिया में प्रॉब्लम है कि हम मूवी में जो देखते हैं उसे लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, या यही चलते आ रहा है। तो बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सही मूवीज बनाएं, सही मैसेज दे। अगर आप चलो मूवीज से बच भी गए तो वेब सीरीज आपको नहीं छोड़ेंगी, नामुमकिन है वेब सीरीज से बनना, बिकॉज इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इतना ज्यादा है, इतना सस्ता हो गया है कि आप इजीली वेब सीरीज आर अवेलेबल। अगर वेब सीरीज में जाओगे तो जो सबसे खराब चीज मुझे लग रहा है ऑल्ट बालाजी या फिर एकता कपूर, उन्होंने जो सीरीज बनाई, अभी उससे पहले भी अगर आप सीरीज देखोगे जो बन रही है, जो बड़ी बड़ी सीरीज है, गेम ऑफ थ्रोन्स एंड सीक्रेट गेम्स, ये सब सीरीज क्या कर रही है, ये सब चीजें वल्गैरिटी और क्राइम्स को प्रमोट कर रही है। ओके, तो अगर इनसे बच भी गए तो एकता कपूर ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, बिकॉज रागिनी MMS, ट्रिपल एक्स, गंदी बात, ये सारी सीरीज उन्होंने लॉन्च। अगर आप लिटरली आप थोड़ा सा ट्रेलर भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये सारी चीज़ें युद्ध आज का देखेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। आप टू माइंड यू कि एकता कपूर जी को पद्मश्री मिला है,
तो मुझे नहीं मालूम उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस पे कि उन्हें पद्मश्री क्यों दिया गया, पॉलिटिक्स है वो। यस, तो ये क्यों दिया है इस पे तो क्वेश्चन करना चाहिए मुझे। और ये सारी चीज़ें दिखा के आपको लिटरली जो यूथ को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं आपको थोड़ा सा, और एक वन ऑफ द सीरीज में ये भी हुआ था कि जो हमारे आर्मी है उनके पर्सनल की वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा गया, उसमें उनके यूनिफॉर्म को फाड़ा गया, आर्मी के यूनिफॉर्म को फाड़ा गया। तो यू नीड टू डिसाइड कि अभी आपको किसको आतंकवादी बोलना चाहिए, किसको कि जो ये सब चीज़ें दिखा रहा है या फिर जो ब्लास्ट वगैरह कर रहा है। तो यू हैव टू क्लियरली डिस्टिंग्विश कौन ज़्यादा गलत काम कर रहा है। इस पे सोचने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है। मुझे यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बोलना है कि लोग रेप होता है तो रोड पे आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसका विरोध करते हैं, लेकिन आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे गलत जो वेब सीरीज है जिसके अंदर लड़कियों को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है उसके विरोध में रोड पे आते हो। तो ये ऐसा दोहरा बिहेवियर बिल्कुल भी गलत है, लिटरली। क्योंकि जो लड़की है वो खुद अपने आप, यहाँ पे मेल कुछ गलत नहीं कर रहा है, लड़कियां खुद दिखा रही है कि एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट लड़कियों को ट्रीट करो। या मतलब क्या कर रही है वही कर रही है, मतलब लड़की ही लड़की की दुश्मन बन रही है। यस, जितने भी स्टार प्लस पे सीरियल्स आते हैं सारे एकता कपूर के, उसमें क्या दिखाया जाता है कि माँ बेटे से लड़ रहा है, नेगेटिविटी। यस, फैमिली को कैसे तोड़ा जाए, और फैमिली एक सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट है हमारे इधर। तो आपको ऐसे लोगों का बाइकआउट करना होगा। मुझे लगता है बॉलीवुड का टोटली बाइकआउट करो जो लोग भी ऐसे चीजें दिखा रहे हैं जिसमें लड़कियों का ऐसा सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है, बिकॉज यही मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर हम लोग सारे चीजें ये थॉट में भरेंगे तो एक्चुअली में यही थॉट एक्शन में कन्वर्ट होंगे। एक्चुअली में रेप है क्या, एक साइको या मेंटल है, सब कुछ। तो यहाँ पर अगर आप गलत चीजें भरोगे तो वो गलत चीजें निकल कर आएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है सबसे जो फर्स्ट स्टेप हमें लेना चाहिए वो बाइकआउट बॉलीवुड। बॉलीवुड के जितने भी ऐसे गलत लोग हैं उनको बाइकआट करो, उनकी पिक्चर देखो मत, उतने पैसे बचाकर कहीं अच्छे काम में लगाओ। राइट। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती है तो वो भी एक रेप का कॉज है। तो तुम्हें नितेश इसके ऊपर क्या बोलना है कि लड़कियों का जो कपड़ा है क्या ये रियली मैटर करता है रेप केस को बढ़ाने के लिए कि नहीं? या मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले मैं एक चीज कवर करना चाहूंगा विच आई मिस्ड, दैट इज कि व्हेन ए गर्ल सेज नो तो इट्स नो, ये हमें अभी बताया गया है। बट उससे पहले हमारे माइंड में क्या पोर्ट्रे किया गया है, ओके, ये उसका स्टाइल होएगा, इश्क में ना का मतलब तो हाँ होता है, इश्क में ना का मतलब तो हाँ होता है। आपको ये सारी चीजें पता करनी पड़ेगी कि अगर उनको पता चल जाएगा कि ना में हाँ होता है तो वो आपको अप्रोच करेंगे, वो फिर आपको अप्रोच करेंगे। देन अगर आपने रिजेक्ट किया तो रिजेक्शन से दे विल अटेम्प्ट रेप। अगर उनसे उनका ईगो हर्ट होता है तो दे विल थ्रो एसिड एट यू, फिर वो एसिड करेंगे। एसिड को तो हमने ऑलरेडी गंगाजल बोल दिया है। तो मुझे लग रहा है कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। जो हम लोग ने इनपुट डाला है, आई डोंट नो व्हाई वी आर सो फ्यूरियस अबाउट इट। जो इनपुट हम लोग डाल रहे हैं वही तो आउटपुट आ रहा है। राइट। ऑब्वियसली ये सब चीजें देखने के बाद वो तेंदुलकर या फिर कलाम नहीं बनेंगे, वो रेप ही करेंगे। सो इट्स सीरियस टाइम, इट्स हाई टाइम कि हमें ये सारी चीज़ों को अभी से प्रॉपर डायरेक्शन में जज करना चाहिए। राइट। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लोथिंग, देयर इज ह्यूज मिसकंसेप्शन। लोगों को लगता है कि अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहने बिकॉज ऑफ दैट शी हैज़ बीन रेप्ड। मुझे लग रहा है ये दो डिफरेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट थिंग्स है। लाइक गेटिंग माइंडसेट का प्रॉब्लम है। यस, गेटिंग रेप्ड एंड वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस। wearing short dresses and getting raped has nothing to do with each other. Totally different concept है। तो मुझे लग रहा है हमेशा ये confusion रहा है and मुझे लग रहा है ये confusion दूर करना चाहिए। Totally mindset का problem है। तो शॉर्ट ड्रेसेस का रेप से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नाउ हम लोग रेप के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन मैं लड़कियों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि when you ask them कि why you wear short dresses, तो जो उनका रिप्लाई या रिस्पॉन्स होता है is because they are comfortable. Okay, fine. The reason they want, it's their choice, they will wear what they want to wear and it's fine. But dear ladies, you need to understand, you already better know कि why you are wearing short dresses. और मुझे लगता है कि हर ड्रेस का एक एक इम्पॉर्टेंस होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर, सिचुएशन क्या है, ओकेजन क्या है, प्लेस क्या है, तो अकॉर्डिंगली आपको ड्रेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो तो यू शुड नो कि पब्लिक प्लेसेस पे कैसे ड्रेसेस यू शुड वेयर। आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर, बिजनेस कैजुअल व्हेन यू आर वर्किंग। सो ये सारी चीज़ें ये सेंस में आता है विच रियली वांट टू लड़कियों को भी समझना चाहिए। व्हाट आई फील कि इफ़ यू आर वेयरिंग
short dresses in public, okay, not because you are comfortable but because you want to attract men, you know, opposite gender. ये भी एक reason है. Right. You need to, it is fact. Yeah, you need to ask yourself कि जब भी आप कोई भी dress, you know, carry करते हो, तो you should know, you know, आपको खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आपका क्या इंटेंशन है. बिकॉज ये सारी चीजें भले ही हम लोग इग्नोर करते हैं, बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट. हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि छोटे कपड़े पहनना गलत है, या बिल्कुल भी गलत नहीं है ऑब्वियसली. लेकिन हम लोग बस ये एक ओपन क्वेश्चन रखना चाहते हैं कि जो लोग भी एकदम छोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो उसके पीछे का क्या इंटेंशन होता है, ये अपने आप से आप सच पूछिए, खुद से झूठ बोलना नहीं चाहिए. या वही इंटेंशन पता होना चाहिए. तो और रीजन इसीलिए भी बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट रीजन हम लोग इसीलिए भी ये चीज़ बोल रहे हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पॉइंट ला रहे हैं कि अभी ना ये पॉपुलेशन बहुत बड़ा है. आप जितने भी मेल्स हैं, यू नो, इस कंट्री में, आप सबको इंडिविजुअली जाके नहीं सुधार सकते, थोड़ा टाइम लगेगा चेंज में. तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है. आपको समझना पड़ेगा दे आर नॉट, यू नो, ये अभी तक उतना, यू नो, प्रॉक्सिमिटी में आए नहीं है, उनको नहीं पता ये सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है. और कुछ लोग का ऐसा भी बोलना था कि जब छोटे कपड़े पहन के लोग देखते हैं जिनका जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनके दिमाग में ऐसे गलत ख्याल आते हैं, वो उनके साथ नहीं कर पाते, तो बाद में जाके किसी और लड़की के साथ गलत चीजें करते हैं. ऐसे भी एनालिसिस की गई है. हाँ, तो वही है कि वो तो एट द एंड अगर पूरा स्टोरी का एक सोल लिया जाए तो यही है कि माइंडसेट का प्रॉब्लम है. एंड में ये भी सोच रहा है कि हम मॉडर्न बनते बनते वेस्टर्न नहीं बने. हाँ, मतलब यही है. वो तो चलो हम लोगों ने पहले ही आई थिंक वो पॉइंट कवर कर लिया. तो मुझे लग रहा है कि व्हाट डू यू थिंक कि इसमें, यू नो, और वन मोर थिंग आई वांट टू कवर कि चलो अगर शॉर्ट ड्रेस पहना भी तो, यू नो, मेल्स हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है उसमें. इट्स देयर चॉइस. उन लोग जो भी पहनेंगे, आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है. तो यू अगेन यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट. आपको खुद को, यू नो, वो ट्रीटमेंट, वो इलाज देना पड़ेगा, यू नो, ये कि ये चीज़ें नॉर्मल है, खुद को बतानी पड़ेगी. एंड इसका सोल्यूशन तो हमें ऑब्वियसली ढूंढना पड़ेगा. तो व्हाट डू यू थिंक इसका क्या सोल्यूशन है? सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का पार्ट है, अभी तो मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन कवर किए हैं, लेकिन एक बार मैं कंक्लूड करना चाहूंगा सारे व्यूवर्स के लिए कि हम रेप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. तो मुझे लगता है जो सबसे पहला पॉइंट है रेप को कंट्रोल करने का, वो हमारे घर से शुरू होता है. कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें राइट सेक्स एजुकेशन बच्चे को देना चाहिए, और ये डिस्कशन घर पे होना चाहिए लड़कियों को लेके. बहुत सारे घर पे लड़कियों को लेके मजाक होता है. आप देखो कितने सारे गालियां सिर्फ लड़कियों के ऊपर बनी हुई है. तो लड़कियों के ऊपर जोक्स करते हैं हम लोग. टीवी में गंदे गंदे सीरीज आते हैं, वो फैमिली बैठ के देख रही है, तो यहीं से हम बच्चों में गलत संस्कार भर रहे हैं. तो यहाँ पे एक पोएम में आपको बताना चाहूंगा जो इससे रिलेटेड है. वो है, कहता है महफूज रहे वो घर में बंद दीवारों में, बता द्रौपदी कहाँ लुटी थी घर में की बाजारों में. तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला स्टेप है, जो गलत संस्कार हम घर से क्रिएट करते हैं, पेरेंट को यहाँ पर वो चीज को लेकर केयर करना पड़ेगा कि कहीं आप बच्चों में गलत चीजें तो नहीं भर रहे हो. आपका बच्चा दिन भर मोबाइल में बैठा है, मोबाइल में क्या देख रहा है. ये गलत कंसेप्ट हमारे इधर भरा जा रहा है फ्रीडम का. फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे से आप कुछ पूछो ही मत कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. मोबाइल में पढ़ने के लिए मोबाइल दिया, मोबाइल में वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है. तो यहाँ से सारी चीजें शुरू होती है घर से. अगर हम लोग फ्रीडम के नाम पे कुछ भी करेंगे तो बहुत केओस हो जाएगा सोसाइटी में. जिसको जो चाहिए वो नहीं कर सकता. देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. कुछ रहना चाहिए रिस्ट्रिक्शन. अमेरिका थोड़ी ना कि 18 ईयर के बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ दो. नहीं, ये इंडिया है एंड देयर आर सर्टेन रूल्स वी नीड टू फॉलो. और जो सेकंड चीज है वो ये है कि जो गर्ल्स है उन्हें डिफेंस ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो ऐसे सिचुएशन में अगर पड़ जाए तो अपने आप को डिफेंड कर पाए. थर्ड जो होगा वो कि लोग बाइकआउट करे बॉलीवुड को. जो लोग भी सॉफ्ट वेब सीरीज बना रही है उन्हें टोटली बाइकआउट करो. कोई भी अपने पैसे को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज सोसाइटी में इतने गंदे गंदे चीजें हो रही है. ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि जो रूल्स हम बनाए, कोई भी लॉ बनाए, तो वो दोनों के फेवर में होना चाहिए. कि जिसने रेप किया है उसके लिए भी समझो, अगर उसके लिए डेथ पेनल्टी है, अगर कोई फॉल्स रेप केस जाता है तो उसके लिए भी सेम होना चाहिए. और जुडिशियल जो हमारा सिस्टम है वो भी बहुत वीक है. यू नो, सालों चल जाते हैं ये सब केसेस. तो इसके लिए अलग से ही, यू नो, इसके लिए भी हमने काम करना पड़ेगा. ये बहुत ही, यू नो, कमजोर. एक अलग से ही ब्रांच होना चाहिए जो इसका इन्वेस्टिगेशन करे, राइट. क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोगों को मतलब नहीं मिलता है. रेप केसेस ट्रू भी होते हैं तो नहीं पता चलता. पॉलिटिक्स की वजह से वो सब चीजें दबा दी जाती है, पावर की वजह से नहीं पता चलता. सीबीआई के जैसे इसका भी एक इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होना चाहिए रेप को लेकर, राइट. और इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो है कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगल शायद से मेरे साथ से कर दिया है, लेकिन हमें उसके लिए ओपन माइंडेड थोड़ा होना पड़ेगा. जो लोगों को फॉलो करना है वो करे अपने रिस्क पे लेकर. जो भी डिजीज होगा जो होगा बात की बात है. इट शुड बी ओपन माइंडेड. वो भी एक चीज है. मतलब यहाँ पर अपने मुझे लगता है कि अगर आप पहले के टेम्पल्स देखोगे इंडिया में, तो हमारे एंसेस्टर इस चीज को लेकर ओपन माइंडेड थे. ठीक है, हमने इन चीजों को क्लोज टैबू बना के रखा है, टैबू नहीं बनाना चाहिए. हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है. और इसके बाद मुझे जो सबसे मेन पॉइंट लगता है, सेक्स एजुकेशन में बच्चों को बताना चाहिए. एक्चुअली में सेक्स एजुकेशन का मेन मकसद यही होना चाहिए कि सेक्स शुड बी नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी. लाइफ में हमें और भी चीजें हैं, गोल्स हैं हमारे, बहुत सारी एज अ नॉर्मल चीज है ये. नॉर्मल ये हमें सेक्स एजुकेशन जिसमें हम मेडिटेशन,
ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं आपको शादी नहीं करनी है, इसमें आप सीमेन रिटेंशन कैसे कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य को फॉलो करके बहुत सारी चीजें अचीव की है लाइफ में। कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे मेन चीज है, राइट। तो इसके ऊपर हम अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे कैसे ये चीजों को किया जाए। ये सेक्स एजुकेशन में लाने की जरूरत है ताकि बच्चे अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाए, राइट। और तो ये तो दोस्तों सॉल्यूशन के पार्ट। और फाइनली ये पॉडकास्ट को मैं एक पोयम के साथ एंड करना चाहूँगा। और पोयम है, उसे अकेले घूमने से मत रोको, खुली हवा में एहसास लेने से मत रोको, उसकी भी है ख्वाहिशें तुम्हारी तरह, बेवजह अपनी हवस को उस पे मत ठोको, अरमान उसकी जिंदगी में भी है तुम्हारी तरह, कुछ बनने के कुछ कर दिखाने के, बंद है वो घर के दरवाजे में, उसे खुलकर इजहार करने से मत रोको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय हिंद।